सो हेलो गाइज, आज हमारा बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। तो कल आपको इतना पढ़ा चुके थे कि बायोलॉजी का फादर अरस्तु होता है। बायोलॉजी को हमें दो टाइप्स में पढ़ना होता है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। तो हमें बॉटनी के बारे में आपको ये याद तो है ना कि हमें बॉटनी में हमें प्लांट से रिलेटेड पढ़ना है, एंड जूलॉजी में हमें एनिमल से रिलेटेड, जंतु से रिलेटेड पढ़ना है। जंतु मतलब जो भी जीव, हम लोग भी जंतु में ही आते हैं। ठीक है, तो सेल्स का अध्ययन जो होता है, सेल्स का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जब भी सेल्स से रिलेटेड पढ़ाई की बात हो तो वो साइटोलॉजी में आता है। तो कोशिका की सब सर्वप्रथम खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई थी। ठीक है, जो कि मृत कोशिका थी। वहीं पे हम बात कर ले जीवित कोशिका की, तो वो लियोनेव हॉक के द्वारा हुई थी। और इसने स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था कि कोशिका विभाजन, आपको इतना पता है, छोटी सबसे माइकोप्लाज्मा, पूरे जगत में बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव में तो पता है सबसे बड़ा होता है ओवम, अंडाणु, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। एंड सबसे छोटा स्पर्म, जिसको शुक्राणु कहते हैं, वो मेल्स में पाया जाता है। और सबसे लंबा न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं, वो ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा कल का। और आपको पता है कि कोशिका का विभाजन जो मैंने बताया था कल, अगर हमारी उंगली कट जाती है, कुछ भी कट जाती है, तो हर जगह कोशिका का विभाजन होता है, क्योंकि हमारा शरीर कोशिका से ही बना है। ऑलराइट, हमारा शरीर कोशिका से ही बना है। तो कहीं भी कुछ कटेगा, फटेगा, तो पुनर्निर्माण होगा। तो उस पूरे बॉडी में पुनर्निर्माण जो होगा सबसे फास्ट लिवर में होगा। ठीक है, और सबसे धीमा मस्तिष्क में या फिर ब्रेन में, जब जो कि शायद ही पॉसिबल। अगर आपके सर में चोट लगा है, आपका स्किन फटा है तो ठीक है, हड्डी के ऊपर है तो ठीक है, हड्डी के नीचे चोट गया तो आपका कोई इलाज नहीं। आपका एमसीबी गिर जाएगा, और एमसीबी गिरने के बाद आप मिलोगे रांची में। ठीक है, उसके बाद हम आपको ये बता रहे थे कि ये जो प्रोटीन से बनी एक झिल्ली है, ये ये परतदार और पतली झिल्ली होती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, अभी कोई इशू वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम सिर्फ आप इसे देखें, ये जो सर्कल यहाँ पे घूम रहा है ना, सिर्फ आप इसे देखें, इस सर्कल को घूमे हुए। तो वो जो सर्कल है, आप इसको लिखना। ठीक है, आपको लिखना है, मैंने जैसे लिखा वो तो ठीक है, लेकिन आपको मैं जो जो बोल रहा हूँ वो रिपीट करके या फिर रोक के लिखना है। तो ये जो है, ये प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं सिर्फ ये सर्कल को, कोशिका झिल्ली। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो मैंने लिख दिया है प्रोटीन का बना होता है। तो ये प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सिर्फ इस सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर वाले पे अभी आप मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। इसके अंदर मैंने जो भी चीज़ लिखा है उससे अभी आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ ये सर्कल देखो, और ये है कोशिका झिल्ली, ये सर्कल। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं कि सबसे पतली झिल्ली जो होती है वो होती है कोशिका झिल्ली। तो उसके बाद कोशिका, तो एक तो देखिए, कोशिका इतना बड़ा होता नहीं है कि आप कभी देख पाएंगे कोशिका को। कोशिका बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। तो कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर जब कोशिका के अंदर देखा, तो कोशिका के अंदर, अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान दें कि माइट्रोकॉन्ड्रिया मिला। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया मिला कोशिका के अंदर। और माइट्रोकॉन्ड्रिया किसने खोजा था कोशिका के अंदर? अल्टमैन ने। ठीक है, आप ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया मिला था माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर, जो कि किसने खोजा था? अल्टमैन ने। ठीक है, तो अभी देखिए, एक तो ये हो गया कोशिका झिल्ली, ये जो सर्कल है, कोशिका झिल्ली के अंदर पाया गया सिर्फ माइट्रोकॉन्ड्रिया। आपको अभी देखना है, माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक ये पाई गई झिल्ली। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाई गई। उसके अंदर आप ये देख सकते हैं, ये जो ऐसे ऐसे बन रखा है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी। तो आपसे पूछा जाएगा कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को देखिए, यहाँ पे ये रहा माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो मैं ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आप देखिए, पहले तो ये रही झिल्ली, और झिल्ली में पाया गया था माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो कि अल्टमैन द्वारा खोजा गया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी माइक्रोस्कोप द्वारा जब देखा गया, तो ये देखिए, यहाँ पे
ऐसा बनाना है आपको, उसके अंदर ये पाया गया इस टाइप से, जिसको हम कहते हैं, क्वेश्चंस ऐसे बनता है इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को या माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये होता है क्रिस्टी। तो जब हम जैसे कि सांस लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो नाक से लेते हैं तो वो हमारे फेफड़े तक जाता है। तो सांस हमारा जब फेफड़े तक जाता है तो उसके बाद ही वो माइटोकॉन्ड्रिया तक उसको पहुंचाता है और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा तभी ऊर्जा बनता है। ठीक है। तो जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं ऑक्सीश्वसन। ठीक है, ऑक्सीश्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीश्वसन किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है जैसे कि ऑक्सीश्वसन किस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब हम सांस लेते हैं वो फेफड़े तक जाता है और फेफड़े से फिर ट्रांसफर स्टार्ट होता है, वो अभी आपको आगे बताएंगे। तो अभी बस आपको ये याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये लिख लीजिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को या फिर आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ये देख सकते हैं आप, क्रिस्टी। ठीक है। और इसी में ऑक्सीश्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऑक्सीश्वसन होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं क्रिस्टी को, इसके अंदर जो ये देख रहे हैं छोटा छोटा करके ये ऐसे ऐसे जो बनाया हुआ है, इसको कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल। इसको क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स की खोज भी की थी क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने, तो क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो और इसके अंदर जब देखा गया तो क्रेब्स साइकिल के अंदर 38 एटीपी पाया गया इसमें, जिससे जैसे कि 38 एटीपी से हमें एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, 38 एटीपी आप ऐसे एज ए प्रोटीन इसे बोल सकते हैं, इससे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और एक ग्लूकोज में कितनी कैलोरीज होती है, एक ग्लूकोज में 4.2 कैलोरीज होती है। ठीक है, एक ग्लूकोज में क्या होती है, 4.2 कैलोरीज। लेकिन हमें दिन भर काम करने के लिए कितने कैलोरीज की जरूरत होती है, 2500 कैलोरीज। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान को दिन भर में काम करने के लिए 2500 कैलोरीज की नीड होती है। तो आप यहाँ से सीक्वेंसली समझ रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर जो ये चक्र है उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीश्वसन होता है, ये सब आपको नोट करना। क्रेब्स साइकिल के अंदर 38 एटीपी पाया जाता है, जिससे एक ग्लूकोज बना, और एक ग्लूकोज में ऊर्जा होती है 4.2 कैलोरीज, और हमें दिन भर काम करने के लिए 2500 कैलोरी की नीड होती है। आप ही बताइए, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो बोलने में हमारा जीभ हमेशा चल रहा होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत हमारे बॉडी में किसको होती है, जीभ को, क्योंकि हम भर दिन बोलते रहते हैं। ठीक है, हम भर दिन बोलते रहते हैं तो जीभ को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और आप देखिएगा ना, जिस दिन आप जैसे कि फास्टिंग में रहते हो या फिर लड़कियां ज़्यादा फास्टिंग में रहती है तो उस दिन उसको चक्कर आने लगता है। तो उसके लिए चक्कर क्यों आता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और जैसे ही हम कुछ खाते पीते हैं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, फटाक से उसको ऊर्जा को हमारे दिमाग के अंदर भी भेज देता है। एक बात बताइए, अगर दिमाग में ऊर्जा नहीं होगा, ब्रेन में ऊर्जा नहीं होगा, तो फिर आपका ब्रेन, आप समझ रहे हो ना, कुछ काम ही नहीं करेगा। तो जीभ को भी ज़रूरत होती है और ब्रेन को भी ज़रूरत होती है। जिस दिन आप कुछ नहीं खाइए पिए, ब्रेन फटाक से दिमाग लगा देगा कि यार आज तो मुझे कुछ खाना नहीं मिला है, ऊर्जा नहीं मिल रहा है, तो वो घूमने लगेगा। कितनी लड़कियां तो बेहोश हो जाती है इस चक्कर में। तो आपको पता है ना कि ऊर्जा अगर ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो उसमें ये चीज़ हो जाती है। बेसिकली होता क्या है, मान के चलिए जैसे कि किसी की गर्लफ्रेंड रूठती है, उसी प्रकार से जब ब्रेन को ऊर्जा नहीं मिलता है तो ब्रेन बहुत ज़्यादा रूठ जाता है। ठीक है, और ब्रेन का अगर ब्लड कम हुआ, ब्रेन में अगर ऊर्जा नहीं गया, एनर्जी नहीं गया, तो ब्रेन ऐसा रूठेगा कि हमेशा के लिए रूठा ही रह जाएगा। इसलिए ज़्यादा फास्टिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, हमें खाना पीना चाहिए हमेशा। ठीक है, ताकि हमें ऊर्जा मिलता ही रहे। क्योंकि आप ऐसे नोटिस करिए, हमारा एक शरीर, जैसे कि पैर है तो पैर 10 किलो का है, एक पैर 10 किलो, एक पैर 10 किलो, फिर बॉडी, फिर सर, पूरे बॉडी लगभग ऑलमोस्ट लड़कों की किसी की 70, किसी की 80, और लड़कियों में जो भी हो, लड़कियों में बेसिकली ऐसा होता है कि दिखती है ज़्यादा, मोटी रहती भी नहीं है। तो लड़कों में क्या होता है, किसी में भी, इंसान में भी, तो इतना सारा बॉडी में मतलब वेट रहता है, उसके बावजूद भी वो चलता है। इसलिए फास्टिंग में नहीं रहना चाहिए, हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है।
ठीक है। आप ऐसे नॉर्मल इंसान है, हमेशा से चलते आ रहे हैं, इसलिए आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं आप 80 किलो एक बार उठा के चलिए थोड़ा दूर, पता लग जाएगा कितना ताकत का नीड होता है, कितना ऊर्जा चाहिए। लेकिन हम अपने बॉडी को उठा के चलते रहते हैं, अपने जीभ से बोलते रहते हैं, तो हमें कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है और बॉडी को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। वैसे ही अब जो है यहाँ पे ये जी जो देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आप लिख लीजिएगा खुद से। और ये जी जो है, ये जी होता है गोल्जी बॉडी। क्या होता है? ये जी जो होता है गोल्जी बॉडी होता है। ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा लाता है उसका परिवहन करता है। ठीक है, परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कोई भी ऊर्जा आया तो उस टाइम पे इसको परिवहन कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। तो आप याद रखिए, परिवहन कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। अब आप ये देखें, ये दिख रहा है आपको? ये ऐसे 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 बना हुआ, एक तरह से ये जैसे कि कोशिका है। जैसे कि कोई घर हुआ तो घर में पिलर की ज़रूरत होती है, कोई ब्रिज है तो ब्रिज में भी पिलर की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से जोड़ने रखने के लिए एक पिलर की ज़रूरत होती है ना। तो मान के चलिए कोशिका है सर्कल वाला घुमा हुआ, और इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया क्या है? गोल्जी बॉडी परिवहन करता है। परिवहन मतलब होता है यहाँ से वहाँ ले जाने का काम। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन। मैं पूछूंगा आपसे, गोल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन। ऑक्सीश्वसन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी के अंदर क्या पाया जाता है? क्रेब्स साइकिल। ये सब मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, और एक क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी का। 38 एटीपी से क्या बनता है? एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से ऊर्जा कितनी मिलती है? ये सब मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, और ये भी आप देख ले कि कोशिका झिल्ली बहुत पतली होती है और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये सब तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब ये देखें, ये जो पिलर जैसा आपको दिख रहा है, वैसे तो पिलर जैसा नहीं दिख रहा है, पता नहीं, आप सीरियस मत लेना, लेकिन एक तरह से इसे कहने के लिए कहते हैं पिलर जैसा। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो पिलर का काम होता है, जो पिलर की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं हम एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में तो मैं नहीं बोलता, लेकिन हिंदी में अजीब नाम है, अंतःप्रद्रवयी जालिका। तो इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक तरह से वैज्ञानिकों ने जब देखा कि कोशिका के अंदर कंकाल पाया गया है इस टाइप से, तो उन्होंने इसका नाम दिया एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो मिल गया। उसके अंदर फिर आप ये देखो, ये छोटा छोटा दिखा, ये छोटा छोटा खुरदुरा टाइप का जो दिखा है, ये दिख गया आपको? अब मैं बताता हूँ कि वो क्या है। और अभी तो मैं आपको ये बताता, उससे पहले आप ये एक लाइन देख लो। मरी हुई कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं। तो हमारे बॉडी में मरी हुई कोशिका कौन सी है? हमारे बॉडी में जो आगे के नाखून होते हैं उंगलियों पे ऊपर, वो मरी हुई कोशिका। उसको आप कितना भी काटिए ना, दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर उससे नीचे कट गया थोड़ा सा, फिर पता चल जाएगा। तो नाखून होती है मरी हुई कोशिका। तो हम मरी हुई कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये जो कंकाल जैसा बना है। तो ऐसे नॉर्मली कहने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, कोशिका का कंकाल, तो अंतःप्रद्रवयी जालिका या फिर एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो कोशिका के अंदर आप ये देखिए, ये जो छिद्र बना हुआ है, इस टाइप से आप बना सकते हैं, ये जो बना हुआ है रेड रेड में। तो इसका मतलब होता है कि कोशिका को जब और अंदर से, इसको एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब और अंदर से देखा गया ना, तो इसने देखा कि मतलब इसमें दो टाइप के चीज़ होते हैं, स्मूथ और रफ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ और रफ। ये किस में पाया जाता है? ईआर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ईआर का मतलब होता है एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंड रफ पाया जाता है। स्मूथ एंड रफ। स्मूथ में पाया जाता है वसा, जो कि फैटनेस का होता है। जैसे कि वसा में आपको क्या क्या हो गया? वसा में आ जाता है आपको, फॉर एग्जांपल घी आ गया, तेल आ गया, साबुन आ गया, शैम्पू आ गया। ये सब चीज़ें ना वसा में आ जाती है, और भी तेल वाली सारी चीज़ें भी वसा में आ जाती है। तो अभी आपको पता चल गया ना कि तेल वाली सारी चीज़ें जो स्मूथ होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाई जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ एंड रफ।
स्मूथ एंड रफ, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्मूथ को कहते होंगे हिंदी में कुछ सॉफ्ट, नहीं, जो भी हो, रफ को खुरदुरा कहते हैं। रफ को खुरदुरा कहते हैं। ये है खुरदुरा भाग, ये जो आप देख रहे हैं मैंने बना रखा है अपना, ये है खुरदुरा। ये जो टैप 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 देख रहे हैं खुरदुरा है। तो ये एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही है। स्मूथ एंड रफ, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ में वसा पाया जाता है, वसा के अंदर घी, तेल, साबुन, शैम्पू वगैरह वगैरह चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। एंड एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही पाया जाता है रफ, और रफ में पाया जाता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। अब आएगा असली मजा। तो राइबोसोम पाया जाता है एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही। तो अब आप ये समझे, राइबोसोम जो होता है वो करता है प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण। क्या करता है राइबोसोम? प्रोटीन का निर्माण। चाहे दुनिया में जितने भी जीवित चीज हो, जो भी जिंदा है, जिस टाइप से भी जिंदा है, वो इन्हीं से प्रोटीन का निर्माण लेता है। राइबोसोम में भी, ठीक है, राइबोसोम में भी दो प्रकार के प्रोटीन निर्माण होते हैं। एक होते हैं 70S, एक होता है 80S। अब आप पूछेंगे कि हम लोग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, 70S की 80S? तो हम लोग में पाया जाता है 80S। आप ये बात नोट करें, लिखे मानव में। मैं तो नहीं लिख पाया, लेकिन आपको लिखना चाहिए याद रखने के लिए कि हम लोग में 80S पाया जाता है मानव में। अब आप पूछोगे कि गाय भैंस में क्या पाया जाता है, तो गाय भैंस में भी 80S ही पाया जाता है। सोचिए ना, शरीर इतना भारी है, इतना ज़्यादा भारी सबका, तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए ना बड़ा वाला, तो 80S हम लोग को नीड होता है। जैसे कि गाय, भैंस, पेड़ पौधा, कोई भी जो भी चीज़ आँख से, लगभग ऐसा याद रखिए, जो भी चीज़ आँख से दिखने वाली है उसमें 80S पाया जाता है, ठीक है, 80S पाया जाता है। अब पूछिएगा कि 70S क्या होता है, ये बता दीजिए। तो 70S बेसिकली, जैसे कि कुछ टाइम पहले एक वायरस आया था, आपको याद होगा, कोरोना वायरस। तो कोई भी वायरस में, टीबी में, कोई भी बीमारी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 70S। आपको लगता है वायरस मरा होता है? नहीं, वायरस जिंदा होता है और उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, तभी तो वो इधर से उधर ताकत लगा के जाता है। तो कोरोना वायरस को, मतलब ऐसा समझिए, माइक्रोस्कोप से जिसको देखा जाता है वो उसमें पाया जाता है 70S। और हम लोग में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, पेड़ पौधा जितना भी है, उसमें होता है 80S का प्रोटीन निर्माण, ठीक है, 80S का प्रोटीन निर्माण। अभी आपको समझ आ रहा होगा ना ये पूरा? जब मैंने लिखा था तो थोड़ा टफ था, बट एक्सप्लेन करने के बाद अभी आपको समझ आ रहा होगा। और आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इस वाले सर्कल का मैंने बता दिया कि यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है गोल्जी बॉडी। आप लिखते रहे, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे ना, तो आप लिखिए गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। अब ये सी जो है, ये सी आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो अपने आप को समझ जाने के लिए। तो ये सी जो है, बड़ा सा सी, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का क्या काम क्या रहता है, ठीक है, सेंट्रोसोम का क्या काम रहता है? तो सेंट्रोसोम का ये काम रहता है कि कोशिका का विभाजन, जैसे कि कोशिका का विभाजन, जैसे कहीं पे मान के चलिए हम लोग के कान के पास कुछ कट गया, ठीक है, कान के पास थोड़ा सा कट गया, तो जितना कटा, जितना वहाँ पे उतना ही विभाजन होगा कोशिका के द्वारा, ठीक है। तो ये जो विभाजन करता है, ये कौन करता है? सेंट्रोसोम। मान के चलिए मेरा हाथ कट जाता है, थोड़ा सा किसी चीज़ में चोट लग गया तो हाथ कट गया उतना दूर से, तो वहाँ पे उतना ही स्किन बनाना है, तो ये विभाजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा कोशिका विभाजन। आपको ही जैसे कि मान के चलिए चोट लग गया, कहीं पे कुछ कट फट गया, तो वहाँ पे फिर से स्किन बन जाता है ना कुछ दिन में। आप देखते होंगे कि इजीली वहाँ पे 10-15 दिन बाद ऑटोमेटिक वैसा प्लेन हो जाता है। तो ये काम कौन करता है? ये कोशिका के झिल्ली के अंदर में पाए जाने वाला सेंट्रोसोम। तो अभी आपको समझ आ रहा है कि सेंट्रोसोम करता है कोशिका विभाजन। अब एक बात बताइए, सेंट्रोसोम, जैसे कि मान के चलिए मेरा यहाँ पे हाथ कट गया, ठीक है, हाथ कट गया आधा से ज़्यादा, यहाँ पे हाथ कटने के बाद अगर यहाँ पे हड्डी तक कट गया और फिर इसको जुड़ना हो, तो सेंट्रोसोम इसको जोड़ेगा, सेंट्रोसोम इसको जोड़ेगा, फिर जोड़ते जोड़ते मान के चलिए यहाँ पे हड्डी का एक इतना बड़ा हड्डी निकाल दिया इसके अंदर, ठीक है, इतना बड़ा अगर हड्डी निकाल दिया तो फिर तो वो कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा हो गया।
तो एक नॉर्मल भाषा में कहावत है, सेंट्रोसोम का पगला जाना कैंसर बना देता है। ठीक है, सेंट्रोसोम का पगला जाना कैंसर बना देता है। जैसे कि हमको पता है कि हमारा जीव बड़ा है क्या है, अगर कट गया जीव तो कितना निर्माण होना है वो सेंट्रोसोम कर देता है अपने हिसाब से। अगर सेंट्रोसोम पगला आ जाए और जीव को बड़ा करते करते पूरा मुंह में भर दे जीव, तो बोलने के बदले वो करेंगे तो बोल नहीं पाएंगे हम। तो सेंट्रोसोम का पगला जाना कैंसर बना देता है। मान के चलिए कहीं पे एक छोटा सा कट लग गया, घाव है वहाँ पे, तो वहाँ पे उतना ही जगह भरना है। ठीक है, उतना ही जगह भरना है। अगर वो जगह उतना भरने के बदला और भरते जाए वहाँ पे बड़ा सा इन्फेक्शन हो जाए, एक वो सुने होंगे आप फुंसी फोड़ा, तो वो एक छोटा सा रहता है, वो बढ़ते बढ़ते सेंट्रोसोम उसको इतना बड़ा कर दे तो वही बाद में कैंसर का रूप ले लेता है। जैसे कि ब्लड के अंदर ज़्यादा विभाजन हो गया तो ब्लड कैंसर हो जाता है, हड्डी के अंदर होता है तो बोन्स कैंसर हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, लेकिन कैसे करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए और एक चीज़, ये जो है स्मूथ मतलब वसा ना लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, लड़कियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और वसा जिसमें ज़्यादा पाया जाएगा वो थोड़ा सुंदर भी दिखते हैं और उनका स्किन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, उनका स्किन बहुत अच्छा होता है और वसा की वजह से वो थोड़े मोटे भी होते हैं, लेकिन बेसिकली स्किन बहुत अच्छा होता है वसा की वजह से। लेकिन ये पुरुषों में कम पाया जाता है, महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, पुरुषों में वसा कम पाया जाता है। इसलिए पुरुष थोड़ा छुछुंदर जैसे, मतलब सब तो नहीं दिखते लेकिन हो जाता है। वैसे लड़कियां भी कुछ कुछ दिखती है उसी टाइप की, बट कोई बात नहीं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ये देख ले आप। तो मैंने आज थोड़ा शायद ज़्यादा बता दिया, या फिर ठीक है कम करना है या ज़्यादा करना है वो आप मुझे आगे बताएं, लेकिन जितना मैंने बताया वो आप याद रखें। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी प्रोटीन का बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीश्वसन होता है, इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो बताएं। ओके।